मान लीजिए परीक्षा है या पढ़ाई करनी है, लेकिन कोई स्टूडेंट फिल्म देखना चाहता है जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं, सही है गलत है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी तैयारी कितनी है। ये बात तो सही है कि जब चैट जीपीटी, चैटबॉट जैसी चीजें आ जाएंगी और कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो फिर हमको, अभी आपने थोड़ी देर पहले फिल्म की बात की थी, मैट्रिक्स जैसी मूवी देखनी होगी जी। अगर आप मैट्रिक्स 1, 2, 3 देखें तो पता चलता है कि मशीन क्या थ्रेट्स लेकर आ रहे हैं। हर महीने या 2 महीने में करियर काउंसलिंग जैसी चीज होनी चाहिए, जहां पर मैं करियर एक्सपर्ट्स आकर के बताएं और उसमें वो लोग हों जो उसने वो काम किया हो। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ। पर्टिकुलर कोटा से ही अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी खबरें आती हैं, हम सहम जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका अपना कोई कोटा में हो, क्योंकि आत्महत्या जैसी खबर छोटे बच्चे सुनने में मिलती है, मतलब उनको ये, उनके दिमाग में ये फिट हो गया है कि ये विकल्प नहीं तो कुछ नहीं, कोई और। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। ये प्रश्न इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये हर किसी को इसका आंसर नोट करके रखना चाहिए। जैसे नोट कर लेना चाहिए, जैसे हमारे पास कई सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं जी। अब काउंसलिंग में वो पूछते हैं कि सर यूपीएससी यानी आईएएस बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन खराब है। तेजी से बदल रही इस दुनिया में जो आज नया है, देखते ही देखते पुराना हो जाता है। ऐसे में एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली, क्योंकि बदलाव का सीधा असर वहां भी देखने को मिलता है। एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी कई बातें, जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की आज के समय में क्या जरूरत है, भारत में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या चुनौतियां हैं, चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन सिस्टम पर कैसा और कितना असर पड़ेगा, क्या आज के ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स आने वाले समय के जॉब मार्केट के मुताबिक हमारे बच्चों को तैयार कर पाएंगे। ऐसे ही कई मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट को आप सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स ध्यान से देखें। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मनमोहन जोशी जी, जो कि एक रिनाउंड लॉ स्कॉलर हैं, लेकिन अपनी लिमिट को बढ़ाकर मनमोहन जोशी जी अपने स्टूडेंट्स को आज की दुनिया में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिकल विजन और मॉडर्न स्किल्स सिखाते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जरूर देखें, जहां हम सीखेंगे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जुड़े कई नए कॉन्सेप्ट। वेब दुनिया हिंदी पर मैं हूं गरिमा मुदगल। एक बात प्यारा इत्तेफाक है कि आज का हमारा पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं टीचर्स डे के मौके पर। टीचर्स जो हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहे हैं, लेकिन आज टीचर्स सेलिब्रिटी भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी और ट्रेंड सेटर भी, जैसे हमारे आज के गेस्ट मनमोहन जोशी सर। ये ताज़ा तरीन लाइन मैंने बिल्कुल अभी लिखी है। अरे वाह, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप खुद एक बड़े इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी टीचर हो गए हैं। इन सारे क्या कहना चाहिए, आपने मुझे जो तमगे दिए हैं, बेहतर ये है कि इसमें से टीचर जो है एक बड़ा प्यारा तमगा है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ इज ए स्कूल एंड वी आर द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ टाइम। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी माई सेल्फ टीचर, आई वुड से स्टूडेंट होना ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आज जैसे हम देखते हैं ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इसने टीचर्स को भी एक जो एक्सपेंशन दिया है। पहले क्लासरूम लर्निंग थी, अब आप खुद भी जैसे अपने वीडियोस लेकर आते हैं और उससे आपको देश और दुनिया में पहचान मिलती है, लोग आपको प्रेम करते हैं, चाहते हैं। तो ये जो एक इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आना होता है या सेलिब्रिटी लेवल पर आना होता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं आज? मुझे लगता है कि ये जो वर्ड इन्फ्लुएंसर चल निकला है, ये हर उस एक इंसान के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है वो यूज किया जा रहा है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं जी। लेकिन मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर वर्ड सिर्फ एक के लिए यूज किया जाना चाहिए, वो है टीचर्स। बिकॉज वन हु कैन इन्फ्लुएंस द अदर इन ऑर्डर टू डू अ गुड वर्क इन लाइफ, ही इज अ टीचर। इसके अलावा बाकी सब तो अपना सामान बेच रहे हैं या अपने फायदे की बातें कर रहे हैं जी। टीचर, गुरु, माता पिता, यही लोग हैं जो दुनिया में दूसरों के फायदे के लिए बात करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वर्ड तो टीचर को ही मिलना चाहिए। रही बात की, टीचर को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं हम द्रोण के बारे में ही सुनते हैं, गुरु द्रोण के बारे में, और एक कहानी पढ़ने के लिए मिलती है कि एकलव्य नाम का एक बालक पढ़ने के लिए आया और उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया। ये कहानी गुरु द्रोण की नहीं है, ये कहानी हर एक टीचर की है। जैसे मान लेते हैं कोई एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है जी। उस स्कूल में 12 बच्चे पढ़ रहे हैं या 50 बच्चों का एक बैच है। एक बच्चा जो बाहर से आता है और कहता है गुरुजी मुझे भी पढ़ाइए, क्या वो उन बच्चों में उन टीचर बिठा सकता है उसको?
आंसर नहीं बिठा सकता, क्योंकि स्कूल की अपनी पॉलिसी है किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एडमिशन का क्राइटेरिया होगा, नंबर ऑफ सीट्स होंगे। क्या उस बच्चे को बैठा लेगा? नहीं बैठा पाएगा। वो क्या कहेगा, नहीं मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इनको पढ़ाने के लिए मेरा अग्रीमेंट है या मेरा कॉन्ट्रैक्ट है या मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। तो क्या कहेंगे, टीचर खराब है? नहीं, हम ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ये सुविधा द्रोणाचार्य को नहीं था कि अपने वीडियोस बनाकर वो यूट्यूब पर डाल देते और बाद में कहते कि आप सब बाद में देख लीजिएगा। अभी टीचर्स को ये सुविधा है कि वो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सा इसको लंबा ले जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कई सारे सुने होंगे, पेपर में पब्लिश होता है कि फलां सब्जी वाले के बच्चे ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है और बिना कोचिंग किया है, आपने सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ। लोग यूट्यूब से पढ़ तो रहे हैं, टीचर्स को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं तब रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो ये बताने में बचते हैं कि मैंने फलां टीचर से, फलां यूट्यूब से या फलां प्लेटफॉर्म में पढ़ाई की थी। ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि वो ये ना सोच रहे हों कि ये भी आके अंगूठा मांग लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं कहते कि मैंने फलां टीचर से पढ़ा। एकलव्य ने कहा था कि मैंने आपसे ही सीखा है, आपकी प्रतिमा बनाकर। तो उन्होंने कहा था गुरु दक्षिणा दो। जी। इसीलिए शायद ये लोग नहीं कहते होंगे कि मैंने फलां टीचर से पढ़ा। टीचर कॉल करके बोले लाओ गुरु दक्षिणा दो। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसे आपने कहा कि टीचर जब एक सिस्टम का हिस्सा होता है, जी, किसी संस्था का हिस्सा लिमिटेशंस होते हैं, तो उसकी लिमिटेशंस होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, हाँ, ऐसा एक सिस्टम है सोसाइटी। हाँ, मैं बहुत फिल्में देखती हूँ और आप भी देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको आधार बनाकर पिछले कुछ समय में काफी सारी फिल्में आई हैं। मैं अगर याद करूं, नाम लूं, तो जैसे 3 इडियट्स आई थी, सबसे ज्यादा वही देखा गया, वही देखी गई। फिर एक फिल्म हिंदी मीडियम आई थी, जी, तारे जमीन पर आई थी। एक और पिक्चर आई थी, छिछोरे नाम था उसका। तो जब ये सारी फिल्में हम देखते हैं तो इनका जो सब्जेक्ट है या इनका जो मैसेज है, ये आपको लगता है पर्दे के लिए अच्छा है या कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए भी कारगर है? जैसे हम 2 बड़ी फिल्मों के नाम लेते हैं, एक है तारे जमीन पर और एक है 3 इडियट्स। इन दोनों फिल्मों ने समाज पर बहुत डीप, गहरा और बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। जी हाँ। जैसे तारे जमीन पर के बाद मैंने जैसा रिपोर्ट्स में पढ़ा, न्यूज में पढ़ा कि बहुत सारे माता पिता ने अपने बच्चों को हॉस्टल में डालना बंद कर दिया। कुछ ने हॉस्टल से बाहर ले आए। स्कूल्स अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज करने लगे कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है ढूंढने लगे, ये बच्चा बदमाशी कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है ढूंढने लगे। ये कहना बंद कर दिया कि बच्चा बदमाश है। स्कूल में साइकोलॉजिकल जो टीचर होते हैं, लाइक आमिर खान जो काम कर रहे थे, ऐसे टीचर्स अपॉइंट होने शुरू हो गए। ये बड़ा इंपैक्ट था तारे जमीन पर का। माँ बाप अपने बच्चों को समझने लगे कि ये बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है, जिसका पैटर्न क्या है। वो डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, पेडिट्रिशियन से सेंसिटिवली उसको डील करने लगे। जी। वहीं जब 3 इडियट्स आई तो 3 इडियट्स ने लोगों को समझाया कि हमको वो काम करना चाहिए जो हमको पसंद है। एक गलत मैसेज समाज में चला गया। जहां तारे जमीन पर ने एक अच्छा मैसेज दिया, वहीं समाज में यहाँ से गलत मैसेज गया। अच्छा, बताइए। हमको जो पसंद है, अच्छा मैक्सिमम लोग यही समझ रहे हैं, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा इस माध्यम से। जरूरी है ये। लोग ये कह रहे हैं कि हमको जो पसंद है वो करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को कहें कि तुमको जो पसंद है तुम वो करो, तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो क्लासरूम में बंद होकर पढ़ना चाहेगा। बच्चा तो धूप में निकलेगा, घटाओं में नहाकर देखेगा, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखेगा। वो क्यों क्लास में बैठकर देखेगा? तितली को वो कागज में क्यों देखेगा? वो जाके गार्डन में देखेगा। वो तो कीचड़ में जाकर लौटना चाहेगा। बिल्कुल। तो ये खराब मैसेज दे दिया गया कि हमको जो पसंद है वो हम करना चाहिए, बच्चा तय करेगा। अगर बच्चे तय कर पाते तो माँ बाप क्यों होते? कहा जाता है कि हमारे पास जीवन में एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कहां जाएंगे, ये बताने के लिए माँ बाप हमसे पहले दुनिया में आए हैं। बिल्कुल। बड़ा भाई इसीलिए आया है कि छोटे भाई को रास्ता दिखा सके। टीचर इसीलिए है क्योंकि उसको सिखा सकें। लेकिन जहां हमने कहा कि बच्चा डिसाइड करेगा, तो बच्चा कैसे डिसाइड कर पाएगा? तो बेटर, मेरा थॉट ये है कि जो जीवन में पसंद है वो करने की जगह जीवन में जो करना जरूरी है उसको पसंद करें। मैं आपसे एक अगला दूसरा सवाल करने वाली थी। हाँ। लेकिन क्योंकि आपने जो बात की जी, इससे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप कह रहे हैं जो पसंद है वो नहीं, जो जरूरी है वो करें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा ये कहना है कि जो पसंद है वही करना ये खराब है, लेकिन जो जरूरी है उसको अगर पसंद करना शुरू कर दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी को मान लेते हैं सुबह 10 बजे तक सोना पसंद है, लेकिन अगर उसको लगता है कि सुबह मुझे 8 बजे उठ करके स्कूल जाना है, 6 बजे उठ के 1 घंटे योग करना चाहिए और योग करना पसंद कर दे, जीवन बदलेगा। नहीं, पर बात यह है जब आप कहते हैं कि जो जरूरी है करना, हाँ। आप इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अमूमन 10वीं में जब बच्चा होता है और जब उसे चयन करना होता है या चुनना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आर्टिस्ट बन सकता हूँ या इंजीनियर बन सकता हूँ, ऐसे में होता क्या है, पेरेंट्स का एक
इन्फ्लुएंस होता है, या कई बार उनके जो फ्रेंड्स कर रहे होते हैं, हाँ। कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो 10वीं का समय है हमारे यहाँ पर, ये बड़ा जटिल समय है। मैं खुद फेस करती थी, क्या करना है, पीसीएम लोगे, बायोलॉजी, हर किसी के साथ। हाँ, तो उस समय के लिए क्या गाइडेंस आप बोल सकते हैं, कैसे बच्चा डिसाइड तो यहाँ ऐसे टाइम में अब यहाँ पर 3 चीजें आती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि बच्चा डिसाइड करेगा, एकदम खराब है जी। पहले पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे, बिल्कुल खराब था जी। क्योंकि हम जब कहते हैं कि पेरेंट्स मम्मी पापा डिसाइड कर लेंगे बच्चा क्या बनेगा, वो क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं बच्चे के लिए, जहां उसको एक स्टेबल लाइफ मिले, परमानेंट जीवन मिल जाए, ठीक ठाक पैसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए। उनके बच्चे के इंटरेस्ट से माँ बाप का कोई लेना देना नहीं है। बच्चा क्या सोच रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट है, पसंद है, वो मैं करता रहूं, सम्मान बाद में आता रहेगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे चलेगा। जबकि लाइफ इन दोनों का मिला जुला रूप है जी। हमको जीवन में एक कल के बारे में सोचना जरूरी है, स्टेबिलिटी चाहिए, एक सैलरी अकाउंट में आना चाहिए, इकोनॉमिकली हम साउंड होने चाहिए, लोग हमको सम्मान करें, ये जरूरी है। और वही जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। तो बेहतर ये है कि बच्चा अपना इंटरेस्ट बताए, माँ बाप उसे बताएं कि फ्यूचर के लिए बढ़िया क्या है, और दोनों मिलकर एक तीसरे आदमी से मिले, जिसे कहते हैं हम टीचर, जिसे हम कहते हैं अ पर्सन हु कैन गाइड अबाउट द फ्यूचर। और टीचर कौन है? पर्सन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। वो उसने उस रास्ते पर चलकर देखा हो जी। जैसे कोई कह रहा है कि इंजीनियर बनना अच्छा है, ये किससे पूछा जाए? ये पूछा जाए जो इंजीनियरिंग कर रहा है। कोई कह रहा है डॉक्टर बनना अच्छा है, ये पूछा जाए डॉक्टर को बिठा करके कि आपके प्रोफेशन में कैसे क्या करना होता है, क्या काम होता है, कितनी अर्निंग होगी, क्या अच्छा है, क्या खराब है। तो कहीं ना कहीं एक जो गैप है, हाँ। वहाँ वो जो 10th क्लास का जो क्लूलेस बच्चा है, हाँ। उसको वहाँ ये एक्सपोजर जरूर मिलना चाहिए। उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल्स में, मुझे लगता है क्लास 8th के बाद, 8th, 9th, 10th, इन 3 ईयर्स में मुझे लगता है हर महीने या 2 महीने में करियर काउंसलिंग जैसी चीज होनी चाहिए, जहां पर मैं करियर एक्सपर्ट्स आकर के बताएं, और उसमें वो लोग हों जो उसने वो काम किया हो। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आकर, जैसे मान लेते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कौन बताए, जिसने इंजीनियरिंग किया है। लॉ फील्ड के बारे में बात कौन करे, जिसने एडवोकेसी की है, जिसने लॉ किया है, जो फील्ड में है। यस जी, एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, और बच्चा अपने आप तय करे। मुझे लगता है ऐसे डिसाइड करना इज गुड। बिल्कुल। इंपोज करना, थोपना इज ऑलवेज बैड। नाइस। इतनी सी बात जी। क्योंकि आपने बात की कि कमाई जरूरी है, एक रिस्पेक्टेबल हैंडसम अर्निंग होना चाहिए, तो मैं कई सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ जिसमें कई सारे ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिलता है जिनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सक्सेस हासिल की। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन था, ठीक बात है, रिस्क लेने की हिम्मत थी। अब ये तो एक तरह के लोग हुए। एक वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी से, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्री उनके पास होती है, लेकिन जब हम उनसे भी बात करते हैं तो वो हमको बताते हैं कि मैंने जो कुछ सीखा है वो स्कूल और कॉलेज से बाहर निकल के, ठीक बात है, खुद से सीखा। मतलब स्कूल और कॉलेज वो सिखा नहीं पाए, हम अपनी गलतियों से सीखते गए। तो इस तरह की जब बातें हम करते हैं या ये बिंदुओं पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक गैप है जो हम पार्ट नहीं पा रहे हैं, कुछ कमी है? अब इस क्वेश्चन के आंसर को मैं 2 पार्ट में ले जाना चाहूंगा। बिल्कुल। पार्ट नंबर 1 कि इंसानी फितरत ये है कि जो कुछ भी उसने हासिल किया जीवन में, वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। एक इंसानी फितरत है। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बीच में भी बैंकिंग सर्विसेज के इंटरव्यू की क्लासेस चल रही थी हमारे यहाँ। एक बच्चा जिसका प्रोफाइल मैंने देखा, क्लास 10th और क्लास 12th में उसके 90+ % हैं। जब हम कॉलेज में आते हैं तो 65% हैं। अब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि मेरे भाई, स्कूल लाइफ में तुमने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, कैसे? तो वो कहता है सर मैंने पढ़ाई लिखाई खूब करी, मैंने खेलना छोड़ दिया था, रात रात भर पढ़ता था और मैं परसेंटेज लेकर आया। मैंने कहा गुड। कॉलेज में? तो कहता है सर कॉलेज में कहाँ क्लासेस लगती हैं, टीचर्स पढ़ाते कहाँ हैं? ये जो बच्चे का आंसर है, इससे आपको समझ में आएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। समझिएगा, वो बच्चा जब हासिल कर रहा है खुद, तो खुद क्रेडिट ले रहा है। उसने नहीं कहा मुझे स्कूल में अच्छे टीचर्स मिले। अगर वो ये कहता कि सर मुझे 10th और 12th में शानदार टीचर्स मिले, स्कूल बहुत बढ़िया था इसलिए मैंने आउट परफॉर्म किया, और कॉलेज में मुझे टीचर नहीं मिला, लॉजिकल था। वो कह रहा है स्कूल में मैंने पढ़ाई करी और कॉलेज में टीचर नहीं मिले। मतलब क्रेडिट खुद लेना चाहता है इंसान और डिस्क्रेडिट लोगों को देना चाहता है। तो जब कोई भी आपको ऐसा इंसान मिलता है जो ये कह रहा है कि हमने स्कूल में कुछ नहीं सीखा,
कैसे पॉसिबल है? मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, आज मैं 2 घंटे आया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एक स्कूल में 12 साल रहकर बच्चा कैसे नहीं सीखेगा? वो बच्चा बस ये बताना चाह रहा है कि सारा क्रेडिट मेरा है, मैंने बाहर से सीखा, स्कूल में तो हम टाइम पास करते रहे। गलत बात है। स्कूल हमको सिखा रहे हैं, सिर्फ एक आदत हम भूल गए हैं, ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना कि मेरे टीचर ने मुझे जो सिखाया। रमाकांत आचरेकर साहब ने सचिन तेंदुलकर को पता नहीं कितना सिखाया, क्योंकि रमाकांत आचरेकर के नाम पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, आप निकाल कर देखिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे गुरु ये हैं, इन्होंने ABCD मुझे सिखाई है। ये बच्चा आज का भूल गया है, और इसीलिए हमको लगता है कि डिग्रियां किसी काम की नहीं है। फिर मैं आगे और एक बात जोड़ दूं, फिर लोगों को क्या लगता है, जैसे मान लेते हैं किसी ने ऐसा कहा, जैसे मान लीजिए मैं भी ये कहूं कि नहीं, मैं तो स्कूल कॉलेज जाके कुछ भी नहीं सीखा मैंने, और मेरी लॉ की डिग्रीज किसी काम की नहीं है, मैंने तो लॉ की किताबें खुद पढ़ के लॉ सीखा। तो बच्चे क्या समझेंगे पता है? बच्चे समझेंगे कि डिग्रीज काम की नहीं होती, डिग्री नहीं लेना है। जबकि कोई भी कहने वाला ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है डिग्रीज के साथ बाहर की लर्निंग भी काम की है। बिल्कुल। शायद मैसेज ठीक से पास करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर, तो जिस आदमी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो क्या और कैसे बोल रहा है, इसका भी इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। और जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, उनको इस बात की बहुत जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका समाज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। और OTT पर, YouTube पर कोई लगाम नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सबसे बुरी बात यह है। जी हाँ, फिल्मों की बात हम पहले कर चुके हैं। जी। OTT अभी आपने नाम लिया। जी। OTT पर एक वेब सीरीज आई थी जी, कोटा फैक्ट्री। यस, कुछ पार्ट मैंने देखे हैं, सारा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ मैंने जरूर देखा। लेकिन आपको ये पता होगा कि वो किस बारे में बात करती है? जो प्रेशर है वहाँ का, कंपटीशन है। पर्टिकुलर कोटा से ही अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी खबरें आती हैं, हम सहम जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका अपना कोई कोटा में हो, क्योंकि आत्महत्या जैसी खबर छोटे बच्चे सुनने में मिलती है, मतलब उनको ये, उनके दिमाग में ये फिट हो गया है कि ये विकल्प नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर आपका अपना कोई कोटा में है, या जिन पेरेंट्स के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, और कोटा ही क्यों, कहीं भी हो, तो पहली बात तो ये है कि मेरे जितने भी लोग कोटा में हैं, मुझे लगता है तो सारे मेरे ही अपने हैं, क्योंकि कौन दूसरा है। कहा है पंचतंत्र का एक श्लोक है जो कहता है, अहम निज परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुड़ है कुटुंबकम। ये दुनिया जब अपना घर है तो हमारे परिवार के लोग ही वहां भी हैं। मैं अभी कल परसों ही एक रील देख रहा था, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर कोटा में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं। रील वायरल हुई है और वो बता रहे हैं पेरेंट्स को कि बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, ये मत डालिए, वो मत डालिए। मुझे लगता है यहाँ पेरेंट्स का बड़ा रोल नहीं है, यहाँ सीधा बच्चे का रोल है। और बच्चे को ये समझाया जाना चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है, इस छोटे से जीवन में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हंसो, मुस्कुराओ, जी लो। एक दिन मरना सभी को है, ये सच्चाई पता होनी चाहिए। मरने के लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम सबको एक दिन जाना है। एफर्ट जीने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो जो मिलना ही है उसके लिए कौन सा एफर्ट लगाना और क्यों लगाना? एफर्ट तो उस काम के लिए लगाना है जो कठिन है। जीना कठिन है, मरना आसान है। तो मेरा मैसेज बस एक है, जो लास्ट में मिल ही जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, सबको मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको वो नहीं मिला। उसके लिए एफर्ट क्यों डालना? बिन मांगे मिल जाएगा। जो बिन मांगे मिलेगा उसके लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ, 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, ऐसा मुझे कोई बता रहा था, और मैंने कहा कि नहीं, लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, स्ट्रगल का नाम लाइफ है। हम जब अपना विजन चेंज कर देंगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं जीवन में संघर्ष है, मैं कह रहा हूं जीवन में संघर्ष नहीं है, संघर्ष का नाम जीवन है। जो आसानी होगी उसे मौत कहेंगे। तो जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, और सफलता कोई चांदी की तश्तरी में सजकर नहीं मिलती, उसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। तो जब ये दोस्त जितने भी कोटा में रह रहे हैं, इनको पता चलेगा कि जीत जो है वो लड़ने से मिलेगा, परेशानी से जूझ कर मिलेगा। आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। फिर एक दूसरा जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जो बच्चे कई सालों से UPSC में भी और भी कई जगह पर लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे लगातार मेहनत करते हैं, कई सालों तक करते हैं। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और कितने साल मेहनत करना चाहिए, मतलब सफलता के पीछे कितना भागा जाए? या कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां से आप अपने दिमाग को रिफ्रेम किया जाए कि कोई और? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। ये प्रश्न इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये हर किसी को इसको आंसर नोट करके रखना चाहिए। जैसे नोट कर लेना चाहिए। जैसे हमारे पास कई सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं जी। अब काउंसलिंग में वो पूछते हैं कि सर UPSC यानी IAS बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन खराब है।
मुझे पूछना चाहिए कि मैं कितने साल अपने जीवन का देना चाहता हूं। रॉन्ग क्वेश्चन के साथ मत बढ़िए आगे। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके पास रॉन्ग आंसर होगा, एंड रॉन्ग आंसर जो है लीड करेगा, वो कबीर ने कहा ही, अंधम अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अगर गुरु अंधा होगा, चेला अंधा होगा, दोनों जाके कुएं में गिर जाएंगे। और गुरु और चेले के अंधे होने का मतलब है कि रॉन्ग क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आ रहा है, हम रॉन्ग तरफ ही जाएंगे जी। तो बेहतर यह है कि हम ये सोचकर आगे बढ़ें कि कितने साल मैं अपने जीवन का देना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल दूं, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था जुडिशरी के लिए, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जीवन का सिर्फ 1 साल दूंगा। होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो बढ़िया। तो वो 1 साल मैंने फुल डेडिकेशन के साथ दिया। इंटरव्यू तक पहुंचा, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई काम करेंगे। बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा एक पोयम आपने इंग्लिश का पढ़ा होगा, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। मेरा कहना है ट्राई ट्राई बट डोंट कीप ऑन ट्राइंग। एक बार, 2 बार, 3 बार, वो डिपेंड करेगा आप पर। जैसे मान लेते हैं किस चीज पर डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कैसी सोसाइटी से आते हैं, इन कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जिसके घर में उसकी माँ ही है, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, पिताजी की डेथ हो गई कोरोना में, और वो बच्चा मुझे पूछ रहा है कि कमाने वाला कोई नहीं है जी। पिताजी का पेंशन आता है जिसमें एक बहन है, खुद है, माँ है, ये 3 लोग पल रहे हैं, पेंशन बहुत कम है। वो पूछता है मुझे कितने साल तैयारी करनी चाहिए। मैं कहता हूं तुमको अभी से काम करना शुरू करना चाहिए, स्टार्ट वर्किंग, और काम के साथ, अर्निंग के साथ पढ़ाई करो। वो 2 साल करो, 3 साल करो, 5 साल करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बच्चा अगर वो पापा के पैसे के साथ में 3 साल पढ़ ले और सिलेक्शन न ले, आप सोचिए कितना प्रेशर उसके माइंड में होगा। इसीलिए फिर वो सारी चीजें वो कमिट करते हैं। तो मेरी समझ ये कहती है 1-2 साल प्रिपरेशन के लिए बहुत है, उसके बाद काम करिए, कमाइए और एग्जाम देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम को फोकस मत बनाइए। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत सुंदर बात निकल कर आई है जो उसने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया कि किसी भी लक्ष्य को चेस कीजिए, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात जज कीजिए, आपका कैलिबर क्या है, आपके पास वक्त कितना है, और जो फाइनेंस की जैसे हम बात करते हैं, आप कह रहे थे, वो भी बहुत जरूरी है कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं। मैं एक बात और यहाँ पर कह दूं बीच में ही, इतनी बढ़िया आपने बात कही कि ये जीवन जीने के लिए मिला है, एग्जाम की तैयारी करने के लिए थोड़ी ना मिला है। मतलब सोचिए कि हम दूसरी दुनिया में जब जाएंगे, जो क्रिएटर है, जिसको आप ईश्वर, अल्लाह जिस नाम से बुलाते हैं, वो मिलते ही पूछे, सो गरिमा हाउ वाज द हेवन। हाँ जी, और आप कहें कि मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे हम तो वो तो नाराज हो, वो तो आप भी नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे चल क्या रहा है। ये बिल्कुल यही बात मैंने पढ़ी हुई है कि उसने आपको यहाँ पर उत्सव मनाने के लिए भेजा है। आई थिंक, मुझे तो ये सही लगता है। मुश्किलें तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जीवन बहुत आसान है, मैं ऐसा कहता हूँ कि जीवन बहुत आसान है, हमारी जरूरतों ने उसे मुश्किल बना रखा और एक टीचर के मुंह से, जो कि समाज के प्रतिनिधि हैं और जिनकी तरफ इतने सारे बच्चे इतने देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनसे अगर ये बात सुनने को मुझे मिल रही है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता रहता हूँ कि सबसे जरूरी है हवा, फ्री मिल रही है, धूप फ्री मिल रही है, माँ बाप का प्यार फ्री मिल रहा है, टीचर का केयर फ्री मिल रहा है, इसीलिए कीमत नहीं मिल। सबसे महंगी चीजें तो यही है, वाईफाई महंगा नहीं है, पेड़ से मिलने वाली हवा महंगी है, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम है कि हम परेशानी में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। मनमोहन, हमारे देश में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, लगातार सुनने को मिलता है। हाँ जी। फिल्म बन चुकी है जिसने इसी मुद्दे को इंगित किया था। बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए किस तरह की चुनौती आज भी है, और उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा समझना यह है कि मीडियम प्रॉब्लम नहीं देता। प्रॉब्लम क्या देता है कि अपने आप जिस मीडियम में अब जो कुछ भी कर रहे हैं, वॉटएवर, अगर आप जो है रिक्शा चलाते हैं, आप ठेला चलाते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप हिंदी में पढ़ते हैं, अपने काम को ठीक से नहीं करना ही किसी आदमी को परेशान करता है। जैसे एक आदमी का नाम लेते हैं हम, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी के जानकार थे, यूएन में जाके पहला हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। उनको अपनी भाषा पर गर्व था और आत्मविश्वास तब आएगा जब हम अपनी भाषा पर गर्व करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपनी ही भाषा नहीं पता, वो मिक्सचर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, और यही रीजन है कि हिंदी मीडियम का होना हीनता दे रहा है। अदरवाइज कौन सा हाथी है जो शेर की भाषा सीखने जाता है? गुलाब कब जूही या चंपा बनना चाहती है। हम जो हैं अपनी एग्जिस्टेंस पर गर्व नहीं करना, ये पहली परेशानी है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि फिलहाल जब ये नई अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक ये नहीं आई थी तब तक दिखाई ये पड़ रहा था कि हिंदी मीडियम का दौर खत्म हो चुका, आने वाला टाइम इंग्लिश मीडियम का ही है, क्योंकि एक बहुत गरीब आदमी भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज रहा है।
बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, मोदी जी विश्व के कई देशों में जाकर हिंदी में भाषण दे आए हैं। विश्व के कई देश में, बीच में एक पोस्ट पढ़ रहा था, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने प्रेज लिखा है इंडिया के लिए और उनके ऑफिशियल पेज पर हिंदी में 2 पैराग्राफ लिखे हैं। बिल्कुल। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने कभी इंग्लिश नहीं बोला, वो फ्रेंच बोलते हैं। जबकि पड़ोस में इंग्लैंड है, नहीं बोलते वो, अपने एटीट्यूड में है, और वो अगर हिंदी में पोस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन इन सब के परे अपनी भाषा पर गर्व करना और दूसरी भाषाओं को सीखना, मुझे लगता है यही हमको कॉन्फिडेंस देगा। हिंदी तो ये बात और है कि हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा गैप तो है। हाँ। तो इस हिंदी भाषा सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपने सरकार का जिक्र किया, आपने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में गैप है बहुत ज्यादा, और इस गैप को कम करने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले मेडिकल की जो कोर्स है वो हिंदी में शुरू किया। हाँ जी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि हिंदी में कोर्स करवाना तो एक बात है, लेकिन पढ़ने के बाद में हिंदी माध्यम से मेडिकल जैसा सब्जेक्ट जब कोई बच्चा डिग्री लेकर निकलेगा और प्रैक्टिस करेगा तो वो कंफर्टेबल होगा, मतलब वो उतने ही अच्छे से कर पाएगा जैसे कि, क्योंकि अमूमन अंग्रेजी में शिक्षा होती है मेडिकल की। ठीक बात। तो मैंने कंटेंट तो नहीं देखा उनकी मेडिकल वाली बुक का, लेकिन जैसे भी मैक्सिमम बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ भी रहा है ना, खासकर मध्य प्रदेश के बच्चे की बात करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वो हिंदी में करता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं कि कोई शब्द अगर इंग्लिश का है, जैसे हम बात करते हैं मेडिकल, तो हम कहेंगे ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन उसको हिंदी में कहेंगे वो मेडिकल का स्टूडेंट है। तो हिंदी मीडियम वाला उसको समझने में आसानी है कि मेडिकल का स्टूडेंट है। यहाँ 2 शब्द इंग्लिश के हैं, बाकी शब्द हिंदी के हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस जो है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं हिंदी ग्रामर, वही टर्म्स हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश का। अगर ये पैटर्न है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर ये ट्रांसलेशन, जैसे अभी यूपीएससी का एक पेपर था, उसमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन था, स्टील प्लांट को हिंदी ट्रांसलेट किया गया था इस्पात पौधा और पॉली बैग के लिए हिंदी शब्द था सुघट्य थैला। ये वाला ट्रांसलेशन तो पूरी की पूरी जनरेशन खराब कर देगा, क्योंकि जो इंग्लिश के शब्द हैं उसको इंग्लिश में ही रखा जाए। और हाँ, ये बात ठीक है कि एक बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम से आता है, हिंदी माध्यम से आता है, जिसके माँ बाप हिंदी बोलते हैं, पड़ोसी हिंदी बोलते हैं, किराने वाला हिंदी बोल रहा है, जिसका ड्राइवर हिंदी बोल रहा है, जिसका पड़ोसी, हर कोई हिंदी बोल रहा है, वहाँ हिंदी के सेंटेंस की फ्रेमिंग हो और टर्म्स इंग्लिश के यूज किए जाए, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। शायद ये बढ़िया तरीका होगा। बढ़िया तरीका है। वैसे भी जब हम डॉक्टर्स से बात करते हैं तो वो कुछ टेक्निकल शब्दों को छोड़कर बाकी हमसे हिंदी में बात करते हैं। तो अगर यही पैटर्न है पढ़ने का तो जैसे कहा जाए कि समवन हैज टू बी ट्रीटेड विद पैरासिटामोल इन ऑर्डर टू क्योर द फीवर, इसको हिंदी में कह दिया जाए कि बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल दिया जाना चाहिए। आसान है, प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल, और समझ में भी अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, जॉब को लेकर बात करते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन आज हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। हम भी ये सोचते हैं, तो जब जैसे किसी के पास डिग्री है, उसने किसी कॉलेज से किसी पर्टिकुलर कोर्स की पढ़ाई की है, तो वो तो इजीली जॉब अप्लाई कर सकता है, कैंपस सिलेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चाहता है कि वो स्टार्टअप शुरू करे, स्व उद्यमी बने, तो इसके लिए जो लर्निंग है या जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि भाई रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऐसी कोई व्यवस्था या कोई इंस्टीट्यूट, संस्था नहीं है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी तैयारी है क्या? पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ही कई सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। लड़कियों को अलग से सपोर्ट किया जा रहा है, लड़कों को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी एमपी गवर्नमेंट ने एक योजना लेकर आई है, सीखो और कमाओ योजना, जहां पर में लोगों को स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिल रहा है। तो गवर्नमेंट तो धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रही दिखाई पड़ रहा है। कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रहे हैं। शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम हमने देख ही रखे हैं। तो इन सब के पीछे बहुत जरूरी ये है, पिछले जो 5-7 साल में मेंटलिटी चेंज हुई है लोगों की, कि कहीं नौकरी करने की जगह लोग जो एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है व्यवस्था भी बन ही जाएगी। आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जी, तो आपको उनके अंदर ये रुझान दिखता है कि वो चाहते हैं कुछ खुद अपना करना, उनके अंदर ये ज़ील है? एक्चुअली इंडिया में मैं बार बार ऐसा कहता हूं कि इन दिस टेम्पररी लाइफ ईच एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब। जीवन ही परमानेंट नहीं है। पता नहीं लोग क्यों परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, और परमानेंट जॉब लोगों को लगता है ये सरकारी नौकरी में ही मिलेगा, तो उनको रिस्क लगता है। अभी भी मेंटलिटी जो है वो सरकारी नौकरी की ही है।
लेकिन लॉन्ग टर्म सैलरी आती रहे, मंथली सैलरी आती रहे, फिक्स सैलरी आती रहे, भले कमाए। तो लोगों की मेंटेलिटी अभी भी ये है, जिसपे एक शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, एक पोलर शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा रुझान देखने के लिए मिलेगा। आपने मेंटेलिटी की बात की कि रिस्क लगता है, हाँ। कि कोई खुद से काम करे। लंबे समय से चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, बिल्कुल, लेकिन मनमोहन अब वो आ चुकी है, समय आ गया है। Exactly. और ये एक ऐसा सुपर ब्रेन काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जो किसी भी काम को बहुत जल्दी एफिशिएंटली कर रहा है, जिसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। तो इसको आप एक थ्रेट की तरह देखते हैं क्या कि ये खतरा है? पहली बात तो ये है कि क्योंकि जो बच्चे हमारे इतनी मेहनत करके यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकल रहे हैं, उनका काम तो कोई एक क्लिक पे कर दे रहा है। पहली बात तो ये है कि ऐसे खतरे, जब कभी भी नया डेवलपमेंट होता है, लोगों को खतरा दिखाई पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1900 के थोड़ा सा पहले ही अमेरिका में एक बहुत बड़ा जॉब होता था, उसे कहते थे डोर नॉकर। तो जिस भी समय आपको उठना है, एजेंसी होती थी, उसको आप बता दीजिए कि आपको सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है या शाम को 4 बजे लेना है, तो एक आदमी आएगा, आपका डोर नॉक कर देगा, चला जाएगा। तो डोर नॉकर का जॉब होता था, और खासकर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 से लेकर 7, 2 घंटे में डोर नॉकर सब निकल जाते थे, सुबह लोगों को उठाना है। तो डोर नॉकर का जॉब चला गया जैसे ही अलार्म क्लॉक आया। बिल्कुल, अलार्म क्लॉक आया, डोर नॉकर चला गया, तो कई सारे लोग जॉबलेस हो गए। तो क्या सब जॉबलेस घूम रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी टेक्नोलॉजी नई आती है, तो जो पुराने लोग हैं वो डरते हैं, उनके मन में घबराहट होती है, लेकिन जो समझदार है, ब्रिलियंट है, वो उनसे डरता नहीं, क्योंकि उसका यूज कर लिया जाएगा। ह्यूमन ब्रेन अभी भी सुपर माइंड है, इस बात को मान के चलें। चैट जीपीटी काम कर रहा है, लेकिन एफिशिएंटली काम कर रहा है, ये कहना है। और अभी टाइम लगेगा उसको, बहुत टाइम लगेगा अभी उसको। लेकिन ये बात तो सही है कि जब चैट जीपीटी, चैटबॉट जैसी चीजें आ जाएंगी और कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तो फिर हमको, अभी आपने थोड़ी देर पहले फिल्म की बात की थी, मैट्रिक्स जैसी मूवी देखनी होगी जी। अगर आप मैट्रिक्स 1, 2, 3 देखें तो पता चलता है कि मशीन क्या थ्रेट्स लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अभी सोफिया नाम की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है, आपने सुना ही होगा, अभी 4 साल की उसकी एज हुई है, और इस छोटे से बचपने में ही उसने कहा कि ही इज गोइंग टू एरेडिकेट द ह्यूमन रेस। वो कह रही है पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर दूंगी, जबकि वो 4 साल की बच्ची है। और अगर वो अभी 25-30 साल की हो जाए तो कितना पावर आ जाएगा। वी डोंट नो व्हाट द चैट जीपीटी और चैटबॉट और रोबोट आर गोइंग टू ब्रिंग, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन ब्रेन फिर भी सुपरसीड कर जाएगा, ऐसा मान के चल। मतलब आपके कहने का जो निचोड़ है वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन अपने आप को ट्रेन करे, एग्जैक्टली इन सब तैयारियों के लिए, यूज किया जाए, उनको कैसे यूज किया जाए। ह्यूमन ब्रेन को तो ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, ये सब खतरा तो है, उसमें कोई शक की बात खतरा है। तो इन सब के बीच में, ऐसे खतरों के बीच में, सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सब के बीच में सॉफ्ट स्किल्स तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है इमोशंस, क्योंकि चैट जीपीटी के पास में ह्यूमन इमोशंस नहीं है, रोबोट्स के पास में ह्यूमन इमोशंस नहीं है। और ये जो ह्यूमन इमोशंस है, मुझे लगता है यही तो है जो पूरी दुनिया को बांधे रखे हुए है। मशीन और ह्यूमन में एक ही चीज है जो उनको डिफर करती है, वो है इमोशंस। तो मुझे लगता है यहाँ पर में इमोशंस काम में आएगा, कम्युनिटी काम में आएगी, सॉफ्ट स्किल्स तो काम में आएंगे ही आएंगे। तो इन सब चीजों को बढ़ावा देना होगा। कोई भी आदमी अब ये सोचे कि मैं इंडिविजुअली ही सब कुछ करूंगा। एक समय था ना, कम्युनिटी का दौर था, समाज के लोग एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली का सिस्टम रहा, ये सब चीजें, फैमिली वैल्यूज, ये सब चीजें बहुत काम में आएंगी जी। तो हम अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना ही एकमात्र समाधान है हमेशा ही। और कहते भी है ना कि जो भी पेड़ जिसकी ऊंचाई बढ़ती है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। एग्जैक्टली, वो जड़ें गहरी होती चली जाएंगी तो लगता है कि फूल पत्ते आते रहेंगे जी। मनमोहन, कई लाख बच्चे हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं। हाँ जी। उसमें से जो ड्रीम सैलरी वाला जो पैकेज होता है वो तो बस मुट्ठी भर के पास में होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे आप एमबीए की प्रोफेशनल डिग्री छोड़ दें या मेडिकल का नाम छोड़ दें या इंजीनियरिंग छोड़ दें, तो कई सारे बीए, बीकॉम ये भी करते हैं। और ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है शुरुआती, ये 1-2 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। तो वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी कुछ सोच नहीं पाते। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे? इनके पास क्या उपाय है कि ये खुद को अपग्रेड करें? कैसे संभव होगा? पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ से ही बच्चे को, किसी का भी बच्चा है, वो करोड़पति का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल में क्या चीजें आती हैं कि गाड़ी चलाना एक स्किल है,
गाना गाना एक स्किल है, कोई म्यूजिक का काम करना एक स्किल है, कारपेंटरी एक स्किल है, लाइट ठीक करना एक स्किल है, कपड़े प्रेस करना एक स्किल है, ये सब स्किल्स हैं। अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो मुझे लगता है वो कभी परेशान नहीं होगा। स्किलफुल हैंड्स कभी खाली नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। तो पहली बात तो उनको स्किल सिखानी जानी चाहिए। दूसरा, ये जो बच्चे बीकॉम या सिंपल बीए करके आ रहे हैं, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। यही बच्चे हैं जो भविष्य के आईएएस हैं, आईपीएस हैं। यही बच्चे हैं जो सोसाइटी को ठीक रख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को यही मेंटेन कर रहे हैं, और इनमें से ही कोई है जो देश चला रहे हैं। हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं जी। आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सेट करते होंगे, लेकिन ये पर्चा मैंने सेट किया है। बहुत बढ़िया। तो 3 वो मिस्टेक्स जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं। मुझे लगता है वो 3 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट जनरली करते हैं या हर इंसान करता है। एक तो है अपनी तुलना दूसरों से करना, दूसरा हम कह सकते हैं अपने आप को कम आंकना, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है समय का महत्व न करना, समय की कीमत न समझना। मुझे लगता है 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। समय का महत्व ना समझना, हाँ, समय की कीमत ना समझना। ऐसे में मान लीजिए परीक्षा है या पढ़ाई करनी है जी। लेकिन कोई स्टूडेंट फिल्म देखना चाहता है जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं, सही है गलत है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी तैयारी कितनी है। अगर उसकी पूरी तैयारी है तो हाँ, उसको फिल्म भी देखना चाहिए, गाने भी सुनने चाहिए। लेकिन अगर उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अभी यूनिट्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उसको उस पर फोकस करना चाहिए। यही है शायद, इसे ही हम कहेंगे समय का कीमत समझना। वेरी नाइस। आप इतनी सारी बैचेस पढ़ा चुके हैं जी। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कौन ज्यादा टैलेंटेड, फोकस और मेहनती होता है, लड़के या लड़कियां? देखिए, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप आंकड़े निकाल कर देखें तो पता चलेगा कि लड़कियां ज़्यादा फोकस्ड हैं लड़कों से। ज़्यादा फोकस का कारण ये है कि शायद एक रीज़न ये हो सकता है कि लड़कियों के पास समय कम होता हो। जैसे माँ बाप ने कह दिया हो कि तेरी अब इतनी उम्र हो गई है, 2 साल बाद तेरी शादी कर देंगे। हाँ। लेकिन लड़कों के ऊपर शायद ये प्रेशर न रहता हो। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट कन्फर्म विद इट, लेकिन मुझे जो देखता हूँ मेरे आसपास लड़के लड़कियों को, तो लगता है कि लड़कियों के पास समय कम है, और यही रीज़न है कि उनका पूरा फोकस पढ़ाई पर है। और इसका परिणाम आप देखें, अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट देखें तो टॉप 10 में 7 लड़कियां दिखाई पड़ेंगी। अभी राजस्थान जुडिशरी का रिजल्ट आया, 120 स्टूडेंट में 79 लड़कियां हैं। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, लड़कियां बहुत फोकस्ड हैं, बुद्धिमान भी हैं, समझदार भी हैं। आप छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, अगर घर में कोई लड़की है छोटी तो पहले बोलना शुरू करती है, पहले वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती है, और लड़के बोलना बाद में शुरू करते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं। तो लड़कियां फोकस ज़्यादा हैं, वही समझदार हैं। जी। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, तो उसमें गुरु की महिमा जीत जाती है। जी। आज गुरु भी है, गोविंद भी है और गूगल भी है। जी। तो गुरु तो पहले जीत गए थे, अब यहाँ गूगल बड़ा या गुरु? देखिए, गूगल तो कभी बड़ा नहीं होगा। उसका कारण ये नहीं है कि एक टीचर का अहंकार ये बोल रहा है या मैं टीचर हूं इसीलिए बोल रहा हूं। गूगल इसलिए बड़ा नहीं होगा क्योंकि गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा कहा जाता है, अगर आप इंग्लिश में इंफॉर्मेशन शब्दों को सुने तो कहा जाता है नो वन कैन पास नॉलेज, ओनली इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू वन पर्सन टू द अनदर। क्योंकि नॉलेज के बारे में हम कहते हैं व्हेन इंफॉर्मेशन बिकम्स एक्सपीरियंस इट बिकम्स नॉलेज। जब जानकारी अनुभव में बदलती है तो उसे ज्ञान कहा जाता है। और अनुभव सिर्फ टीचर के पास, और अनुभव टीचर के पास में है। तो टीचर भी क्या जानकारी दे रहा है या ज्ञान दे रहा है? तो कहा जाता है, हमारी भारतीय परंपरा में जब हम उपनिषदिक परंपरा में जाते हैं तो कहा जाता है गुरु ज्ञान देता है। जी। शिक्षक और गुरु में एक बड़ा डिफरेंस ये है, शिक्षक जानकारी दे रहा है लेकिन गुरु ज्ञान दे रहा है। तो वो शिक्षक जिसके पास खुद का अनुभव है वही गुरु है, और गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि वो अपने अनुभव, अपने ज्ञान को सीधे स्टूडेंट को पास कर देता है। तो ये कहना, तो ये तुलना ही कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है कि गूगल या गुरु में से कौन बड़ा है, क्योंकि गूगल तो भ्रमित कर रहा है। जैसे आप कोई एक जानकारी क्लिक करें तो 1000 पेज ओपन हो जाते हैं, और उसके ही कोई अपोजिट जानकारी भी ढूंढना चाहे तो उसके समर्थन में भी मिल जाएगा और उसके अपोजिट में भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं जहां फेवर और अगेंस्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु को पता है कि किसी को क्या जानकारी देनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे और उनके प्रिय शिष्य आनंद उनके साथ थे। जी। तो बड़ी प्यारी कहानी है कि सुबह एक कोई मिलने आता है डिसाइपल, और वो उनको कहता है कि मुझे लगता है कि ईश्वर नहीं है, आपको क्या लगता है? तो वो कहते हैं कि ईश्वर है, तुम में और मुझ में ईश्वर ही तो बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? दोपहर तक एक और खोजी आता है, एक सीकर आता है, वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, मैं तलाश में हूं, आपको क्या ज्ञान हुआ? तो वो कहते हैं मैं भी तलाश में हूं, तुमको मिले पता तो मुझे बताना, मुझे पता चलेगा मैं तुमको बताऊंगा। शाम तक होते होते एक और सीकर आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि ईश्वर है, मेरा ऐसा अनुभव है, आपका ज्ञान क्या कहता है? वो कहते हैं कौन ईश्वर? कोई ईश्वर नहीं है, इस संसार में जो भी कुछ है तुम और मैं ही हैं।
अब ये बात खत्म हुई, रात को आनंद बुद्ध के पैर दबा रहा है और वो पूछता है, बोले 3 लोग आए थे, आपने 3 तरह के उत्तर दिए, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। तो बुद्ध कहते हैं, क्या इसमें से कोई प्रश्न तुम्हारा था? आनंद कहता है नहीं। तो वो कहते हैं, जिसका प्रश्न जैसा था उससे वैसा उत्तर दे दिया गया है। एक बिना खोजे ही इस बात से कंफर्म हो गया था कि ईश्वर है, मैंने उसको खोज में लगा दिया। एक ऑलरेडी खोज में था कि ईश्वर है या नहीं है, मैं खोज रहा हूं, मैंने उसको खोजी ही रहने दिया, क्योंकि वो जब पा लेगा तो उसका अनुभव होगा और उसका ज्ञान, उसकी कोई तुलना नहीं होगी। तो गुरु ज्ञान देता है और वो देखता है कि कौन से स्टूडेंट को किस चीज की जरूरत है, वैसा ज्ञान देता है, किस स्तर पे है। जबकि गूगल एक साथ सारा ही जानकारी दे रहा है, तो उनकी तुलना कभी नहीं हो सकती। कभी भी जो गुरु के पास बैठकर सीखने की जो परंपरा है, वो ऑनलाइन मीडियम या गूगल उसकी जगह कभी नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। एक और सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए आपने इतनी सारी बातें बोली जी, लेकिन एक कोई बदलाव अगर लाना है तो वो कौन सा होगा? एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव लाना है, उसमें एक की जगह मैं 2 बदलाव के बारे में बात करूंगा। एक तो चाहिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पर बच्चे को जाने का मन करे, कंप्यूटर लैब हो, शानदार वाईफाई हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा, अगर आप इससे भी ऊपर किसी एक चीज को रखना चाहें या एक ही बात सुनना चाहें, तो वो होगा बेहतरीन शिक्षक। अगर शिक्षक बेहतरीन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, जगह कैसी है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, माइक्रोफोन ठीक है या नहीं है, अच्छा शिक्षक की जरूरत है। मैं लगातार ये देखता हूं कि शिक्षा के जगत में वो लोग पहुंच जाते हैं जो जीवन से चुके हुए हैं, और जीवन से चुके हुए लोग कुछ और बन जाने के प्रयत्न में रहते हैं शिक्षक बन जाने के बाद भी। मैं लगातार ये कहता रहता हूं कि केवल शिक्षक दिवस की उन्हीं शिक्षकों को बधाई जो शिक्षक हो जाने के बाद कुछ और नहीं हो जाना चाहते, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ी कोई और पदवी है, इससे बड़ी समाज की कोई और सेवा है। कहा जाता है कि एक खराब डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा एक पेशेंट को मार डालेगा, लेकिन अगर शिक्षक खराब हो जाए तो पूरे समाज को मार डालेगा। इसलिए शिक्षा जगत में अगर किसी एक की बेहतरीन जरूरत है या बदलाव की जरूरत है, तो सबसे ब्रिलियंट लोग टीचिंग में आना चाहिए। वो कब आएंगे? जब उनके लिए सबसे ज्यादा पे स्केल हो, सबसे ज्यादा सैलरी भारत में अगर किसी की होनी चाहिए, किसी भी देश में होनी चाहिए, तो शिक्षक की होनी चाहिए। सम्मान तो शिक्षक को मिल ही रहा है, उसको बेहतरीन सुविधाएं मिले और एग्जाम ऐसे हों कि बहुत ब्रिलियंट लोग ही आ पाए। 4 से 5 स्टेज का एग्जाम हो सकता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, लेक्चरेट हो सकता है, उसकी पढ़ाने की शैली देखी जानी चाहिए, उसका खुद का मोरल देखा जाना चाहिए, उसकी एथिक्स देखे जाने चाहिए, क्योंकि बाकी सब जॉब कर रहे हैं, शिक्षक एक दूसरी दुनिया का काम कर रहा है। वो एक ऐसे कुम्हार की तरह काम कर रहा है जो एक कच्चे घड़े को बर्तन में बदल सकता है, मूर्ति में बदल सकता है, या उसको मिट्टी का लोंदा रहने दे सकता है। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि शिक्षक कौन है, कहां से आया है, और उसकी मेंटेलिटी, उसकी थिंकिंग, उसका माइंडसेट क्या है। मनमोहन, आपने इतनी बातों को, इतनी जटिल बातों को इतने सुलझा कर प्रस्तुत किया है। आई एम वेरी श्योर जो भी सुनेंगे, देखेंगे, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जाते जाते एक कोई संदेश, मैसेज जो यहाँ देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स या जो भी देख रहे हैं उनके लिए है। जी, तो हमने बहुत तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करी। शिक्षक दिवस है तो मुझे लगता है लास्ट में मैसेज टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षक को अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए लगातार, और ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी एक स्टूडेंट के जीवन में पढ़ाई के अलावा भी कोई और परेशानी तो नहीं है, तो उसको स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझना चाहिए और उसे ज्ञान देना चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, ध्यान रखिए ये जीवन जो है बहुत छोटा सा है, बहुत खूबसूरत है। जीवन के रंगों को पहचानिए, खुश रहिए। मैं कहता हूं ऐसा कि लास्ट में ऐसा हुआ कि हम इस दुनिया से गए कहीं और उस दुनिया में हमारा क्रिएटर हमें मिले और ये पूछे कि हाउ वाज द हेवन, और आप ये कहें कि हम तो वहां एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो बेटर ये है कि एग्जाम की तैयारी कीजिए, जीवन को साथ में जीते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जब तक आपके दांत सलामत है मुस्कुराते रहिए। जी मनमोहन, बहुत सारा धन्यवाद, आप पॉडकास्ट पे आए, हमसे बातें की, इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया और इतनी सारी बातें रखने का मौका दिया, तो मुझे लगता है कि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू।